बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के फैसले पर हुकूमत अमल दरामद करने से वाज़े तौर पर न सिर्फ इनकार कर चुकी है बल्कि खुली जंग का आगाज किया हुआ है। दूसरी तरफ इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम का भी आगाज कर दिया है। लाहौर रैली से पहले ही इमरान खान को आज बड़ी मदद आन पहुंची है और उनके बड़े दुश्मन के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। लाखों लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार है। दफा 144 नाफज की गई है। हालात को कशीदा करने की कौन कोशिश कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और नवाज शरीफ के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हलचल मची हुई है। चीखो पुकार का सिलसिला शुरू है। मियां जावेद लतीफ ने किस तरह आज भौंडी हरकत की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरियम नवाज ग्रुप के ये आम सरगना है और इमरान खान के घर पर ऑपरेशन और चौधरी परवेज इलाही के घर पर जो ऑपरेशन किया गया उसको ना सिर्फ जस्टिफाई किया बल्कि ऐसा जहर किया कि इस तमाम ऑपरेशन के पीछे यही शरीफ माफिया है। उन्होंने क्या कहा है, मैं कुछ पहले आपके सामने वो रखना जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस तरह चाहते हैं कि इमरान खान को बगैर किसी करप्शन के मुकदमे के, बगैर किसी कानून की खिलाफ वर्जी के कुचल दिया जाए और उनकी जगह पर मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ को लंदन से लाकर यहां फूलों के हार पहनाए जाए, उनको जेल में ना भेजा जाए बल्कि उनको तमाम जो इकदाम किए गए, जो उनको सजाएं दी गई, जो उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, उस पर जो मुकदमात बनाए गए, इस मुल्क के जजेस, जर्नैल, सियासतदान और इस मुल्क की अवाम उनसे माफी मांगे कि ये वो मसीहा है जिसने पाकिस्तान को बड़ी तरक्की की शहराहों पर पहुंचाया था और हमसे बड़ी गलती होगी। लिहाजा आइए दोबारा मुल्क के अंदर इख्तिदार जो है वो आपको देते हैं। पहले भी आपके पास ही है और फिर लूटिए और फिर पूरे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर और जायदादें बनाइए। अजीब किस्म का लाडला और आमकाना किस्म का ये एक बयानिया है जो इस वक्त फैलाया जा रहा है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि एक तो पहले आप जरा ये इनका खतरनाक बयान सुनिए कि चौधरी परवेज इलाही वो कहते हैं कि ये जो इदारे हैं ये साथ दे रहे हैं, ये इमरान खान को बचा रहे हैं, ये इमरान खान को इख्तिदार के अंदर वापस लाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ से बड़ी ज्यादती हो गई है। ये कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया वहां रॉकेट लॉन्चर भी है तो वहां ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। तो यहां पर गुलेलों से मुकाबला नहीं किया जा सका। यानी यहां चौधरी जहूर इलाही के घर पर जो हमला हुआ है वो भी परवेज इलाही के खिलाफ सही हमला नहीं हुआ। ये कैसे मुतशद्दद, ये कैसे अजीब किस्म के जो दुश्मन है, सियासी दुश्मन की बजाय अब ये खूनी दुश्मन इमरान खान का ये पाला पड़ा है। जरा सुनिए कि एक चोर, डाकू और पूरी दुनिया में अपनी जायदादों को जस्टिफाई ना करने वाले का इमरान खान के खिलाफ मुआवजा किया जा रहा है। भाई कोई तो बुनियाद आप कायम करें, कोई तो आप कानूनी और इखलाकी असूल जो है वो रखे। फिर 90 दिन में वो कहता है इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या सिर्फ यही काम है? जरा ये सुनिएगा। में बैठे लोग इतने और ये बात याद रखिएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे दूसरे चौथे दिन करवाई जाती है, बहुत सारे ये मरियम नवाज की आप यूं समझिए कि जबान बोली जा रही है क्योंकि ये मरियम नवाज ग्रुप के सरगना है। में बैठे लोग इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करो तो वो कामयाब, आप जमान पार्क में ऑपरेशन करो नाकाम, आप जहूर लाई रोड पे ऑपरेशन करो नाकाम, आप रॉकेट लॉन्चर का मुकाबला करो कच्चे के इलाके में, मगर आप पेट्रोल बम गलेल का मुकाबला जमान पार्क या जहूर लाई रोड पे नहीं कर सकते। तो फिर बताया जाए ना असल हकीकत है क्या। अब ये असल में मकसद ये है कि भाई ये आपके सियासी मुखालिफ हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाजायज आप वहां पे सिर्फ आपके पास हुकूमत आ गई है और आप चाहते हैं कि यहां पर कोई भी मुखालिफ जिंदा ना रहे। कभी सोशल मीडिया के लोगों को उठाते हैं, कभी आप तो अवाम के अंदर आप नफरत की अलामत बन चुके हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? और यहां पर जो है उन्होंने मजीद जो कुछ कहा, ये चौथे दिन ये बंदा आ जाता है और उसको एक वजारत भी नहीं दी गई कि कोई ये किसी वजारत का तर्जमान है। वजीर बना दिया है, बेमहकमा वजीर है, काम इसके पास है कोई नहीं। चौथे दिन ये आ जाता है कि नवाज शरीफ से माफी मांगो। भाई किस बात की माफी मांगे?
नवाज शरीफ को तो पहले ही उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने नवाज शरीफ को यहां से भगाया है। वो जजेस, वो जर्नैल, वो पूरा एक जो एक नेक्सस है, जो दरपर्दा है, जो सामने है, जो इस कौम के साथ ये जुल्म करते हैं कि इन माफियाज को एनआरओ देते हैं और फिर ये कौम पर एहसान जतलाते हैं कि हमने जो है वो कौम की खातर बड़ी कुर्बानी दी, जेलें काटी। ये कभी जद्दा भागते हैं, कभी लंदन भागते हैं, जायदादें बनाते हैं। भाई अपने आप को जस्टिफाई करो। और आप एक मुजरम आदमी जो है, इश्तिहारी मुजरम, वो इस मुल्क के फैसले कर रहा है। और यहां पर जो है वो आप देखिए, चौथे दिन, मैं ज्यादा लंबी इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहता है कि अब लोगों को सच बोलना पड़ेगा। मादी में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट को आज तक बेनकाब नहीं किया गया। भाई अवाम है इमरान खान के साथ, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है और इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतें आपके साथ खड़ी हैं। सब एक पेज पर है, तो आओ मैदान में इलेक्शन करवाओ। प्रोजेक्ट कौन है जरा पता चले। लेकिन यहां पे इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। जावेद लतीफ कहता है भाई ये अवाम कोशिश कर रही है, अवाम। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है। अवाम इस वक्त बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है और अवाम उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है। आइन और कानून ये सबसे बाला होता है। कौम को असल हकायक बताए जाए। नवाज शरीफ को इंतखाबी मैदान से दूर क्यों रखा गया? क्या कानून का इतलाक सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन से मुतल्लक ही है? इमरान खान बार बार इकरार जुर्म कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? तो भाई ऑडियो लीक का नोटिस होना चाहिए। ये कौन है जो गैर आईनी, गैर कानूनी धंधे कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं? फिर आगे वो कहते हैं बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, मुजरमों को कटहरे में लाया जाता कि सूरत हाल बेहतर हो। और ये मुजरम तो नवाज शरीफ है, वो भागा हुआ है, लाए कटहरे के अंदर। तो ये इस तरह ये चीखो पुकार ये बता रही है कि चूंकि अवाम जो है वो है इमरान खान के साथ खड़ी हुई, लिहाजा इसका कोई हाल नहीं है। टकरे मार रहे हैं दीवार को। और कभी राना सनाउल्लाह कहता है कि सोशल मीडिया के अंदर इमरान खान का डंका है। तो भाई सिर्फ सोशल मीडिया में है तो जरा आइए, भाग रहे हैं इलेक्शन से, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुकूमत और इक्तदार इनके गले का तोक बन गया है। ये अपनी चोरी डकैती बचाने के लिए इन्होंने लिया और अब ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। अब जो है आलमी लेबर डे है, इंटरनेशनल लेबर डे, इस पर रैली निकालनी है। आप देखिए पहले दिल्ली इंतजामिया लाहौर की इजाजत नहीं दे रही थी, फिर उन्होंने मशरूत इजाजत दी कि ये शराइत है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकलीफ हुई। यानी इलेक्शन कमीशन हर वो काम कर रहा है जिसमें इलेक्शन ना करवाना पड़े। और वो कहता है इलेक्शन कैंपेन भी नहीं तहरीक इंसाफ को करने देनी, यानी उसके अंदर भी टांग अड़ाता है। फिर कहते हैं पार्टी ना कहे, तो पार्टी ना हमें कहा जाए। भाई आप तो एक बिल्कुल लहज़ैली डिपार्टमेंट बन चुके हैं, लेकिन इसके अंदर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ क्या होने जा रहा है वो हम बात करते हैं। अब लाखों लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार है। आज कोई बड़ी काल नहीं दी गई। लाहौर के अंदर लाहौर के लोग शरीक होंगे, गिरदो नवाह के। पिशावर के अंदर पिशावर और गिरदो नवाह के लोग शरीक होंगे। और पिंडी और इस्लामाबाद के अलहदा जो है वो मार्च हो रहे हैं। लेकिन आपने इस्लामाबाद में भी दफा 144 नाफज कर दी, पिशावर के अंदर भी दफा 144 नाफज कर दी। और फिर इसको जवाब तो बनाया जाता है दहशतगर्दी के साथ। तो अगर आप जो है सियासी एक्टिविटीज ही नहीं होनी तो फिर इसका मतलब है आप तो बगैर कंपेन के चाहते हैं इलेक्शन हो, तो ठप्पे भी आप लगाएं, अपने बंदे बनाएं। तो अब ये तो वैसे ही आलमी सतह पर लेबर डे मनाया जाता है। और शिकागो के उन मजदूरों को सलाम जिन्होंने इसका आगाज किया। और आज पाकिस्तान का जो मजदूर है वो तो बेचारा पिस गया है, वो आज भी दिहाड़ी कर रहा है। वो आज भी जो देहातों के अंदर तो थ्रेशरों के आगे खड़ा है और कहीं पे वो क्या कहते हैं बन्ना और वो खाली वो लगा हुआ है उस काम के अंदर। तो बाकी जगहों पे भी मजदूर तो उसके बगैर बेचारा नहीं रह सकता, लेकिन मजदूरों के नाम पे आज भी बहुत कुछ हो रहा है, छुट्टियां भी हो रही हैं। तो अब इसके अंदर दफा 144 नाफज की गई है। हालात को खुद हुकूमतें, निगरान हुकूमतें और वफाकी हुकूमत वो कशीदा करना चाहती है। ये वादे तौर पर नजर आ रहा है। खुदा न खास्ता कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, मजीद FIR मुकदमात दर्ज होंगे, कानून की खिलाफ वर्जी हो गई है। भाई सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं। आइन की खिलाफ वर्जी है कि वो इस वक्त भी आर्डर दे रहे हैं, वो इस वक्त भी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने कब्जा कर लिया सूबों पर। आइन के तहत जो आइनी लीगल जो एक्सपर्ट है उनके मुताबिक ये कब्जा है और ये इसी कब्जे को लंबा करने का प्रोग्राम है कि भाई 90 दिन के लिए आप आए और अब आपको चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि अवाम आपको कहे कि दफा हो जाए और तशरीफ ले जाए।
تو یہ آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ قانون کے مطابق یا پھر لیگل کور ہونا چاہیے. اس کے اندر عدالت کے اندر معاملات ہیں, یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر بڑا معاملہ ہوگا. اب عمران خان کی بڑی مدد ہوئی ہے. ایک طرف جو ان کے سیاسی مخالفین تھے انہوں نے ایڑی چوٹی کا دور لگایا, حکومت نے مقدمات قائم کیے 100 سے زیادہ, نگران حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں جو وہ عمران خان کی دشمنی کے لیے اور عام پاکستانیوں کو کچلنے کا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی کوشش کر رہا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اپنی کوشش کر رہی ہے, اور سب کو کس طرح ایک پیج پر جو ہے وہ صرف 14 کروڑ لوگوں کو حق رائے دہی نہیں دینا, ووٹ نہیں ہونے دینے, کیونکہ اس کے ذریعے عمران خان آ جائے گا, ڈرے ہوئے ہیں. اور یہ ایک عام بندہ جو ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے انہوں نے کیا بلنڈر کیے ہیں. یہ جو خبر رات کو آئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, چونکہ اس وقت سکندر سلطان راجہ اور ان کی ٹیم کو اگلے الیکشن میں ظاہر ہے دھاندلی ان سے کروانی ہے, اور یہ واضح طور پر بظاہر نظر آ رہا ہے. اور عمران خان کا یہ اس حوالے سے دعویٰ بھی ہے, اور یہ دعویٰ درست جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں ان کے تحت یہ درست محسوس ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ آئین کے مطابق جو الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے, پھر جو ہے وہ ترمیم ہوئی 18ویں ترمیم, پھر جو ہے 22ویں ترمیم کے اندر یہ فہیم اختر صاحب جو سٹوری لے کے آئے, اور اب اس کا ایک غلغلہ ہے. چیف الیکشن کمشنر نے 120 ایسی تعیناتیاں کی اس خبر کے مطابق جو غیر قانونی اور غیر آئینی تھی, اور یہ کوئی عام تعیناتیاں نہیں تھی, گریڈ 16 سے اوپر کی تعیناتیاں تھی, جہاں پر ان ملازمین نے جو ترقی کر کے اوپر جو ہے وہ جن کی پروموشن ہوتی ہے انہوں نے آنا تھا. ان کی جگہ پر چونکہ وہ ریگولر ملازمین تھے ان سے دھاندلی کروانا مشکل تھا, ریٹائرڈ ملازمین کی برمار کی گئی, کچھ محکموں سے ڈپیوٹ کر کے لوگ لائے گئے, ڈپیوٹڈ لوگ جو ہے وہ بھی مخصوص چن کے, تاکہ یہ پورا ایک سسٹم بنایا جائے جس کے ذریعے عمران خان اور تحریک انصاف کو روکنا ہے. اب یہ 120 جو یہاں پہ ہے, یعنی جو دعویٰ ہے, میں عمران خان کا دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور انہوں نے کیا بھی ہے کہ جناب یہ سارا دھاندلی کا پلان ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا اس کے اندر کہ 120 گریڈ کے 17 سے اوپر یعنی 17 گریڈ سے اوپر کی تعیناتیاں غیر قانونی طور پر کی گئی ہیں, اور یہ دعویٰ کیا ہے خود عرفان کوثر صاحب ہے, الیکشن کمیشن جو فیصل آباد, جو 2 دن پہلے بھی آپ کے سامنے یہ خبر آئی, اور باقاعدہ اب تو وائٹ پیپر شائع ہو گیا ہے. جو ملازمین ہیں الیکشن کمیشن کے انہوں نے بغاوت کر دی ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف. اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی ہو تو اس کو خود استعفیٰ دینا چاہیے, لیکن وہ جن کا نوکر ہے وہ نہیں دے گا, کیونکہ اس کو جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے وہ اچیو کرے گا. سرکاری ملازمین کا حق جو ہے کس طرح انہوں نے پامال کیا, وہ رولز ہی نہیں بنے 6 سال سے جن کے تحت اس کو اختیار حاصل ہونا تھا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ کمیشن کے اندر سیکٹری بڑی ایک عام کی پوسٹ ہے. سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان, ایڈیشنل سیکٹری ظفر ملک, ایڈیشنل ڈائریکٹر HR, ایڈیشنل سیکٹری منظور ملک, پولیٹیکل فائنانس, بجٹ, دیگر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تعیناتیاں تھی یہاں پہ الیکشن کمیشن میں, اور اس کے علاوہ وہ سارے جو ممبران تھے وہ تعیناتیاں ساری 120 کے قریب وہ چیف الیکشن کمشنر نے خود کی ہیں. جبکہ ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے چونکہ چیف الیکشن کمشنر یہ کرتا تھا, اب یہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہوئی. تو الیکشن کمیشن کے اندر صرف چیف الیکشن کمشنر نہیں بلکہ ممبران الیکشن کمیشن بھی آتے ہیں, لیکن یہ سارا کام سکندر سلطان راجہ نے اپنے ہاتھ میں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت سکندر سلطان راجہ کی جو فیملی ہے, ممبران بھائی, ان کے کچھ فرنٹ مین, ان کے حوالے سے کچھ تحقیق تفتیش جو ہے وہ اپنے طور پہ ہو رہی ہے, چونکہ اس وقت جو ایجنسیز ہیں وہ تو ظاہر نہیں کریں گے اس پر کہ وہ کتنا مال بنایا ہے, کتنا کھایا پیا ہے, کتنی جائیدادیں بنائی ہے, کہاں پلازے بنے ہیں, کہاں زمینیں خریدی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تفصیلات تو مانگی گئی ہیں, لیکن 18ویں ترمیم سے پہلے یہ اختیارات تھے, یہ استعمال کیے گئے. آئین ہوتا ہے قانون, آئین قانون اور پھر رولز کی وائیولیشن ہوئی ہے, اور یہ صدر پاکستان کا اختیار تھا, وہ سکندر سلطان راجہ نے استعمال کیا ہے. اور اب سکندر سلطان راجہ کے خلاف یہ باقاعدہ ایک وائٹ پیپر اور مراسلہ جو ہے الیکشن کمیشن آفیسرز اینڈ سروینٹس رول, یہ اس کے مطابق یہ سارا جو ہے وہ بھیجا گیا ہے صدر پاکستان کو, یہ جو چیئرمین سینٹ ہے, سپیکر قومی اسمبلی کو, کہ یہ سکندر سلطان راجہ نے بلنڈر کیا ہے. یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. 1999 کے رولز کے اندر ترمیم کی گئی,
لیکن صدر سے منظوری نہیں لی گئی اور یہ سارا کام سکندر کرتے رہے ہیں. لہذا یہ غیر قانونی غیر آئینی بھرتیاں ان کو ایک تو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف ایکشن کیا جائے. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچ رہا ہے اور یہاں پہ جو سکندر سلطان راجہ ہے اس کا کچا چٹھا وہ پورا کھل گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کا سب سے بڑا مخالف ہے. سب سے بڑا جو الیکشن میں جس کو عمران خان کہتے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے. تو اس موقع پر جب ایک طرف ریلی جو ہے وہ نکل رہی ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے وہ اب نئے سرے سے ایک نئی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں تو ان کے سب سے بڑے ایک سیاسی مخالف بلکہ آئینی عہدے پر بیٹھا ہوا ایک مخالف شخص کے خلاف اس طرح کا سکینڈل آنا یقیناً ان کی یہ بہت بڑی غیبی مدد اس کو سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ اس کو کیسے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اور کس طرح ننگی دھاندلی کے لیے پورا ایک سسٹم ہے وہ کیسے عمران خان اور تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.